हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी क्लास में। आज हम सिंपल पेपर के सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू में सॉल्व कर चुका हूं बच्चों, तो सेक्शन बी से आप लोग को समझाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा बोर्ड एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कैन चेंज द साइज आई बॉल वन ऑफ द रीजन फॉर। मायोपिया में आई बॉल के साइज को क्या चेंज होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। तो आप जानते हो कि मायोपिया में नियर साइनस होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पास की चीज हमें क्लियर दिखती है, दूर की नहीं दिखती बच्चों। ओके, और हमारा आई बॉल का साइज क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है मायोपिया के केस में। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज नहीं दिखती है, पास की चीज क्लियर दिखती है। ओके, नहीं सॉरी, इसमें क्या होता है कि दूर की चीज हमें मायोपिया में पास की चीज दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। और इसमें पास की दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। ओके, तो आपको समझाता हूँ मैं मायोपिया। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट करेंगे हम। मायोपिया, इसमें होता है क्या है हमारा, इन द मायोपिक आई, मायोपिया आई बॉल इज longer than the normal size of the eyelids। ओके बच्चों, डायग्राम समझाता हूँ आपको एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा आँख है, ओके, ये हमारा लेंस है। नॉर्मल में क्या होता है कि जो इमेज बनता है, लाइट जो आती है वो यहीं पे फोकस हो जाती है, तो रेटिना पे नहीं होता। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए एक कॉनकेव लेंस लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब कि हम पहनते हैं इसको। तो ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स कर देता है एंड यहाँ पे, एंड यहाँ से ये फोकस करता है ऐसे रेटिना पे। ओके, तो ये ठीक हो जाता है बच्चों। ओके, तो नॉर्मल आई लेंस के कंपेयर में जो हमारा आई बॉल होता है वो इंक्रीज हो जाता है मायोपिया के केस में। और नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। सेकेंड पार्ट इसका हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इन द हाइपरमेट्रोपिया आई बॉल is shorter than the normal eye। और आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो होता है वो फोकस नहीं करता है, वो बियॉन्ड द रेटिना चला जाता है। ओके, ये हमारा रेटिना होता है बच्चों। तो कुछ ऐसा होता है इसके केस में, डिफेक्ट है हमारा, जो लाइट आता है वो यहाँ जाके मीट करता है ऐसे। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। तो ये लाइट को क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है। ओके, और फिर यहाँ पे करेक्ट इमेज बनता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ मैं। कह रहा है, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और इसमें ब्लड हमारा हेल्प करता है। ओके, तो यही हमें समझाना कैसे होता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 करते हो। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन इज रेड blood cells have large affinity for oxygen them। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये लार्ज, मतलब कि हीमोग्लोबिन के अंदर पावर होता है ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने का। तो जिस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड होता है बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इट इज़ हाईली soluble in water, so it is
मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। ओके, डिजॉल्व फॉर्म। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, 23 आपको समझाता हूँ ये नेचर से बच्चों। पहले आप पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। देख लो, डीडीटी आप जानते हो कि केमिकल होता है और ये हम यूज़ करते हैं खेती में एक तरह का फर्टिलाइजेशन के रूप में। ओके, डीडीटी वॉज स्प्रे इन द लेक रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। हाउ वुड बी अफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड लेक? जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, जब हम डीडीटी को खेत में मिलाते हैं तो बाढ़ आता है या बारिश होती है तो ये दोबारा कहाँ चला जाता है? पॉन्ड में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। ओके, तो इससे होता है क्या, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन एक तरह से मान लो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होता है जिसको छोटी मछलियाँ खाती है। तो डीडीटी के कारण ये डीडीटी के छिड़काव के कारण प्लैंकटन मर जाता है। ओके, डीडीटी के कारण प्लैंकटन हैव बीन डाइड। अब इसके कारण क्या होगा, जब प्लैंकटन मर जाएगा तो छोटी मछलियाँ के लिए खाना नहीं रहेगी फूड चेन में, तो इसके कारण फूड ये जो छोटी मछलियाँ इनकी भी संख्या कम हो जाती है। आपने कई सारे न्यूज़ देखा होगा जिसमें समुद्र के बहाव के कारण मछलियाँ आती है और बहुत सारी मरी मछलियाँ होती है, और ये कारण यही है बच्चों मेन का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हम पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं। तो छोटी मछलियाँ भी मर जाएगी। ओके, छोटी मछलियाँ मर जाएगी तो लार्ज मछलियाँ भी मर जाएगी और फिर हॉग भी मर जाएगी। तो इस तरीके से डीईटी जो होता है डिस्टर्ब करता है पूरे एक्वेटिक लाइफ को। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट टू डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय पेनक्रियाज इन अवर बॉडी। तो पेनक्रियाज का जो फंक्शन होता है बच्चों, दो क्या कई सारे फंक्शन होता है, मैं दो ही बताऊंगा आपको। फर्स्ट तो होता है कि ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, या शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट आपको बताता हूँ, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है ये। इट हेल्प्स break down food through digestive enzymes। ओके, नेक्स्ट काम क्या होता है इसका, हेल्प टू रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। ओके, तो ये दो फंक्शन होता है बच्चों इसका। अब देख लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब डायग्राम देख लो, हमसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट दिया हुआ है इसको लोकेट करना है हमें। ओके, तो आप जानते हो ये क्या होता है, सेल बॉडी होता है। ओके, ये क्या होता है, सेल बॉडी। ये जो होता है न्यूक्लियस होता है, दिया नहीं है फिर भी बता रहा हूँ आपको मैं। ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है। ओके, ये डेंड्राइट्स होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन। ओके बच्चों, और ये डी क्या है, ये एक्सोन टर्मिनल है, एंडिंग या नर्व एंडिंग भी बोला जाता है इसको, एक्सोन टर्मिनल। ओके, इजी था बच्चों, तो इस टाइप का डायग्राम दे सकता है। और ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो सैम्पल पे मैं करा रहा हूँ, जो न्यूरॉन से दिया हुआ है या नर्वस सिस्टम से दिया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के करा दे सकता है, आपको हर तरीके से बता चुका हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको मैं। A green salt on heating decomposes to produce colorless suffocating gas and leaves behind the reddish brown residue. Name the salt and write the decomposition reaction। कह रहा है कि एक ग्रीन कंपाउंड है कोई जिसको हम हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, तो वो कंपाउंड कौन सा ये पूछ रहा है। नेम द सॉल्ट, पहला क्वेश्चन ये। ओके, नेम द सॉल्ट पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, एक बार देख लो आप ध्यान से। देखो, ये ग्रीन कंपाउंड क्या होता है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 26, ये होता है कॉपर नाइट्रेट होता है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट। जब इसको हीट करते हैं तो सफोकेशन होता है। इसका फार्मूला जो होता है बच्चों, कॉपर का CuNO3N2 वैलेंसी होता है इसका। ओके, जब इसको हम हीटअप करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हीट देना पड़ता है बच्चों, चाहे नेचुरल तरीके से सनलाइट से या हीट करे, ओके, या इलेक्ट्रिसिटी से हीट, तो आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट लिया और इसको हमने हीटअप किया, तो जो गैस निकलेगा, पहला तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा बच्चों, और फिर इसमें निकलेगा नाइट्रस ऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन निकलेगा। ओके, इसका वैलेंसी देख लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, 10 हो गया। ओके, और यहाँ पे 6, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसको भी 12 का 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया बच्चों। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो बच्चों, ये और करके था तो हमारी मर्जी थी कौन सा करे। ओके, आप देख लो, अगर आपसे हो सकता है ये भी ट्राई कर लेना। ओके, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है पहला ड्रॉ रे डायग्राम्स हो द प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस हो करना है और कुछ नहीं, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, इजी क्वेश्चन है। और फिर ये रे डायग्राम कंप्लीट करना, ये दिया हुआ है इसका। ओके, तो आपको समझाता हूँ बच्चों कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर ऐसा कुछ होता है और ये इसका पीछे वाला पोर्शन साइडेड होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हमारा फोकस होता है, इसी के बारे में पूछा, ये पोल होता है और ये कर्वेचर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। तो ए पार्ट हो गया बच्चों इसका, बी पार्ट। कॉन्वेक्स मिरर में क्या कर दो कि आप अंदर के साइड इसको सेट कर दो। ओके, तो ये हमारा फोकस, ये कर्वेचर। ओके, एंड ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी का ही पार्ट। पहले आप डायग्राम देख लो, फिर समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, तो ये कॉनकेव मिरर है। ओके, तो थोड़ी सी इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, यहाँ से एक लाइट पास करता है। ओके, मैं इसी को कंप्लीट कर देता हूँ। ये लाइट गया हमारा और ये इसको रिफ्लेक्ट हो गया मिरर से टकरा के। ओके, फिर नेक्स्ट लाइट, क्योंकि कोई भी डायग्राम बनने के लिए 2 रे चाहिए हमें, और ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस लाइट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कॉनकेव मिरर में एक ही केस है, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बिहाइंड ऑफ द मिरर बनता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। ओके, तो इसको मैं मीट करा देता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, इनलार्ज इमेज बन रहा है बच्चों। ये हमारा ए बी है, तो इसको A' एंड B' नाम दे देता हूँ। ओके, तो ये कंप्लीट कर दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आया कोई डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ मैं। कह रहा राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखो बच्चों, ये रिएक्शन मैंने पहले भी एक सैंपल पेपर में समझाया था, तो एक बच्चे ने शायद मुझे कमेंट किया था कि आपने गलत किया है। बच्चों ध्यान से पढ़ा करो, गलत नहीं था, बिल्कुल सही आंसर था। ओके, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है और ये इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ओके, सनलाइट आप दे सकते हो, सनलाइट दे दो। सनलाइट नहीं है आपके पास, रात में कर रहे हो, तो आप इसको हीट कर दो। ओके, आप हीट भी नहीं करना चाहते तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो इलेक्ट्रोलाइज रिएक्शन से, तो इस तरीके से भी रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो ये एक तरह का एंडोथर्मी रिएक्शन है बच्चों। ओके, बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर ब्रोमाइड है हमारे पास, इसमें क्या किया हमने, सनलाइट पास किया, तो ये क्या बनेगा, 2AgR + Br। ओके, दोनों सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये हमने लाइट दिया, तो क्या है, एंडोथर्मी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हमसे पूछ रहा है इसका एप्लीकेशन ही कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है बच्चों।
फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। अब होता नहीं होता है, पहले तो होता था ये फोटोग्राफी में यूज़। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों इसका। सेकंड पार्ट, इसमें क्या रहा है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट दिया हुआ है, इसको हीट किया तो क्या क्या बनेगा। तो आप जानते हो कि फेरस सल्फेट को हीट करते हो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो SO2 बनता है और SO3। ओके, और ये दोनों किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है बच्चों। तो ये गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन राइट केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि दो मैंने बता दिया बच्चों आपको। हमारे पास क्या था, आयरन सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स, इसको हमने क्या किया, हीट किया। तो क्या बनाए, फेरियस ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैसेस फॉर्म में। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्विकलाइम को पानी में मिलाया जाए तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन लिखना है। तो क्विकलाइम का फार्मूला आप जानते हो, तीसरा क्वेश्चन CaO, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर वाटर में मिलाओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों। ओके, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लाइक लाइम बोलते हैं बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस इससे हीट निकलती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम मैं पहले भी बताया था आपको, और इसको हम कहते हैं सेलेक्ट लाइम। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है इसमें से, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, एक बार पढ़ लो बच्चों, फिर आपको समझाता हूँ मैं। कह रहा है नेम द पोल्स PQRS ऑफ द मैग्नेट फॉलोइंग फिगर A and B। ओके, तो हमें पोल बताना है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन देख के आप घबराना मत। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना है, उसे जज करना है कि पोल क्या होगा। आप देख सकते हो ये पी का पोल पूछा है हमें, और यहाँ पे क्या है, टर्मिनेट हो रहा है। तो जब मैंने सैम्पल पेपर में सॉल्व कराया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ पे टर्मिनेट होता है, तो हमेशा साउथ पोल में होता है। तो पी क्या होगा, साउथ पोल होगा, साउथ पोल। ओके, एंड क्यू क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, आर से निकल रही है और एस में एंड हो रहा है। तो आर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, निकल रहा है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये। डायग्राम देखे आप लोग घबराना मत, कोशिश करना समझने का पूछ क्या रहा है। ओके, और बेसिक प्रॉपर्टी अगर जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का तो इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कह रहा है स्टेट द इंटरफेरेंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स always originate from north pole, okay, north pole, and terminate at south pole। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये डिस्टिंग्विश करना था हमें। नेक्स्ट, एक बार देख लो आप अच्छी तरीके से, आप पॉज करके बच्चों समझना, कोशिश करना फुल वीडियो देखने का, डेफिनेटली आपका नंबर इंक्रीज होगा बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन में लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। ओके, हमें एक पीएच पेपर दिया हुआ है बच्चों, आप ध्यान से देख लो, और 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। ओके, रेड कलर होगा तो पीएच 1 से 2 तक होगा, ऑरेंज होगा तो 3 से 4 होगा, येलो होगा तो 5 से 6 होगा, ग्रीन होगा तो 7 होगा, और 8 9 होगा डार्क ग्रीन। ओके, ब्लू होगा तो 10 और 11, डार्क ब्लू होगा तो 12, और पर्पल होगा तो 13 14। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ से 7 से इधर एसिडिक है, ये न्यूट्रल एल्कली है। एक बार पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ, एक बार देख लो आप भी। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टर्न पर्पल, यूआई मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, पर्पल इज इन ओवन क्लीनर सॉल्यूशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ ओवन क्लीनर सॉल्यूशन। तो पर्पल कलर हो गया तो ओवन का पीएच वैल्यू क्या होगा बच्चों, 13 से 14 होगा, सिंपल है, तो 13 से 14 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या रहा है, सजेस्ट द सब्सटेंस ओवन क्लीनर सॉल्यूशन टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पर्पल।
ओके, तो पर्पल कलर का अगर ध्यान से देखेंगे तो पीएच वैल्यू क्या है 13 से 14। और 13 से 14 होने के लिए क्या चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बच्चों। ओके, 13 से 14 होना है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 30 का, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो डेफिनेटली कौन सा बेस होगा, ये हो सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे बटन येलोइश ग्रीन इन मिल्क, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। येलोइश ग्रीन देखना है हमें आपको, ठीक है। तो येलोइश ग्रीन कहाँ पे है हमारा, येलोइश एंड ग्रीन इतने पार्ट में है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो येलो इतने पार्ट में है, ग्रीन इतने पार्ट है, दोनों का एवरेज क्या होगा बच्चों 6 होगा, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा 6 होगा। इस तरीके से आप निकालोगे, अगर आप 6.5 भी करोगे तो आपका सही माना जाएगा आंसर। ओके, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, येलो इस ग्रीन का दोनों का मिक्सचर होगा, तो 6 पीएच वैल्यू होगा। पीएच वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। द मिल्क इज लेफ्ट आउटसाइड द 5 days, अब 5 दिन तक हमने मिल्क को ऐसे छोड़ दिया है। व्हेन द मिल्क इज टेस्टेड द यूनिवर्सल पेपर टर्न ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज शो कर रहा था, एसिडिक हो चुका है पूरी तरीके से। व्हाट हैपन टू द मिल्क, तो मिल्क के साथ क्या हुआ। तो बच्चों देखो, जब मिल्क को ऐसे छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उस पर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। अब बैक्टीरिया पैदा होने के कारण वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसका फोर्थ पार्ट, मिल्क turned acidic due to bacterial action and producing lactic acid। ओके, लैक्टिक एसिड बना देगा ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ओके 32, 33 नहीं, ये तो हो गया, 30 कर लिया हमने। 31 एक बार पढ़ लो, आप फिर समझाता हूँ आपको। कह रहा है हाउ कैन वी हेल्प टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट एनी 3 मेथड। आप जानते हो कि शहरों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो कूड़े का निपटारा करना, वेस्ट को डिस्पोज करना। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास। तो जाहिर सी बात है कि हर लोगों को कम से कम कूड़ा जनरेट करना चाहिए। क्वेश्चन करना मतलब ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट या फिर लेदर वेस्ट या कांच का वेस्ट यूज़ ना करें। ओके, तो यही तरीका है वेस्ट को डिस्पोज को कम करने का। ओके, तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है 3 मेथड्स। तो क्वेश्चन नंबर 31, वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम of waste by 3R methods। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। मेथड्स पहला हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके, इन सब मेथड से हम कर सकते हैं बच्चों कूड़े को मिनिमाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 एक बार पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, किडनी आप जानते हो कि क्या काम होता है, ये नाइट्रस वेस्ट को या टॉक्सिक वेस्ट को एक तरह से एक्सक्रेट करता है यूरिया फॉर्म में या यूरिक एसिड में या फिर यूरिन के फॉर्म में। ओके, आप लोग ने पढ़ा होगा। और इसका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द बेसिक functional unit of the kidney is called nephron। okay, and it excretes waste in the form of urea, uric acid and urine।
ओके, इस तरीके से वे डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी और बच्चों इसमें लिखना है हमें, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। It is used to separate water ions and small molecules from the blood filter out wastage and toxins and return the required molecules into the blood ये मेन फंक्शन होता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको मैं। A student wants to project image of a candle flame on a screen. Okay, on the screen चाहता है, in the front of mirror चाहता है, by keeping a candle flame at a distance 20 सेंटीमीटर। इसी से हमें मालूम चल गया कि ये मिरर कौन सा होगा बच्चों। ठीक है, ऑन द स्क्रीन अगर ये इमेज चाहता है तो ये कौन के मिरर होगा। ओके, तो पहले का हमें आंसर मालूम चल गया कौन के मिरर। ओके बच्चों, अब बाकी हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा है u, तो आप जानते हैं कौन के मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, माइनस होता है, तो 80 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें क्या रखा है, पोल का लेंथ जो रखा है, कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ओके, तो एफ दे रखा है हमें, ये भी नेगेटिव होता है कौन के मिरर में, -20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका, एंड देन पूछ रहा है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमसे एम पूछ रहा है क्या होगा, वी पूछ रहा है, एंड नेचर पूछ रहा है। ओके, तो इतना चीज़ पूछ रहा है बच्चों। ओके, करते हैं हम। मेरा फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f होता है। हमसे v पूछ रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं u। ओके, वैल्यू पुट करें तो 1/f क्या हो गया, -20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/80। इसका एलसीएम ले लो बच्चों, तो एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे 20 का और 80 का। तो इसको 20 से डाइवाइड कर देते हैं, 1 4, एंड इसको 4 से 80 आएगा। तो 1/v = 80 को 20 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बच्चों, -4 एंड +1, वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, -3/80। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -80/3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया बच्चों, -80/3 सेंटीमीटर। अब इसे v निकल गया तो हमें मालूम चल गया कि हमारा जो इमेज होगा इस कुछ डिस्टेंस में होगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रफ सॉल्व कर लेता हूँ। 3 ये आ जाएगा 2 बार में, 6 2 0 एंड 6 18 एंड 2, ये रिपीट होता रहेगा। तो वैल्यू आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 26.67 सेंटीमीटर नेगेटिव में। ओके, मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है हमसे, तो नेचर तो हमें मालूम चल गया नेगेटिव है, तो ये होगा रियल इन्वर्टेड होगा। ओके, दूसरा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -v/u। तो v की वैल्यू हमने निकाला था -80/3, एंड u की वैल्यू क्या है, -80, माइनस माइनस काट देते हैं हम यहाँ पे। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगा, -80/3/80, 80 से 80 कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -1/3। तो इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0.333, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, माइनस में होगा। तो ये मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 से कम आ रहा है तो स्मॉल इमेज बनेगा। ओके, डिमिनाइज्ड इमेज। और नेचर क्या होगा बच्चों इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन डी का बच्चों, आप देख लो डायग्राम, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमें डायग्राम दे रखा है, ओके, और हमें लोकेट करना है कि इस ए बी सी डी को क्या कहा जाता है। तो ए जो है इसे यूरेटर बोला जाता है बच्चों, यूरेटर, यूरेटर, ओके। बी को बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ओके। सी जो ये दिया हुआ है ये हमारे जो पेनिस होता है उसके अंदर होता है, इसी से हम यूरिन करते हैं, बाथरूम निकालते हैं, ओके। तो इसे यूरेथेरा बोला जाता है, थेरा, ओके। ये डी है इसको बोला जाता है वेस डिफरेंस, वास डिफरेंस बोला जाता है, ओके। और ये हमारे टेस्टिस है, तो हमारे पास 2 टेस्टिस का पेयर होता है बच्चों। तो ये लेवलिंग मैंने कर दिया बच्चों। आपको नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द हार्मोन सेक्रेट बाय द टेस्टिड एंड मेंशन इट्स रोल, ओके। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये हार्मोन जो बनाता है इसे क्या कहते हैं, टेस्टोन हार्मोन कहते हैं हम इसको, टेस्टोन, टेस्टोन हार्मोन, और ये सेमेंस फॉर्म में होता है, ओके। अब क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट है कि बी और सी का फंक्शन क्या होता है। तो बी जो होता है वो सेमिनल वेसिकल होता है और ये फ्लूइड बनाता है सेमेंस को, ओके। इसमें 60 to 70% जो होता है सेमेंस होता है, मतलब कि एक तरह से स्पर्म होता है। एंड ये सपोर्ट करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, मतलब कि स्पर्म किस तरीके से मूव कर सके यहाँ से इस पार्ट से, ओके। तो इसमें हेल्प करता है ये। तो किसका पार्ट ये, क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है बी का फंक्शन क्या है। तो बी क्या करता है, ये सेमिनल वेसिकल होता है, ये करता है क्या है, इट प्रोड्यूस फ्लूइड्स डेट मेकअप about 60 to 70% सीमेन। सीमेन मतलब कि एक तरह से आप स्पर्म समझ सकते हैं इसको लोकल भाषा में। और दूसरा काम होता है इसका सपोर्ट स्पर्म मोबिलिटी, ओके। अब सी का फंक्शन, सी क्या करता है, यहाँ से यूरिन और स्पर्म को पास करता है और सेमेन को पास करता है, मतलब सेम ही है, टू अलो यूरिन एंड semen to the pass out of the body, out of the body, ओके। एंड हो गया बच्चे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हमें ये करना था या ये करना था, ओके। तो हमने जो इजी था पहले उसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों, एक बार पढ़ लो फिर आपको समझाता हूँ मैं। इसमें 2 पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें क्या, हाउ विल बी इन्फर द हेल्प टू एक्सपेरिमेंट द सेम करंट फ्लो थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इन अ सीरीज कनेक्टेड। आप जानते हो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो सभी में करंट क्या होता है, सेम होता है, ओके। 1 2 3, और इसे चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया और इसको ज्वाइन कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि सोर्स है, और ये हमारी स्विच है, ओके। R1 R2 R3, ओके। तो ये फर्स्ट का काम हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है करंट 12 रजिस्टर, ओके। तो 12 रजिस्टर ये है, तो इसमें करंट क्या होगा ये पूछ रहा है बच्चों। एक बार देख लो, मैं फिर आपको समझाता हूँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ओके। देखो ये पैरेलल में, तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा मुझे, तभी हम निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का, ओके। नेक्स्ट बच्चों,
पहले देखो बच्चों, ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ था। पहले हम इसको क्या करें, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 24/2। इसको सॉल्व करें 12, तो 1/R इक्वल टू 1/12। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, R की वैल्यू 12 ओम। ओके, तो ये R की वैल्यू हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, अब ये पूरा सर्किट जो होगा हमारा, ये पूरा 12 ओम आ गया और ये भी 12 ओम है। तो टोटल सर्किट हमारे कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। एंड यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा सोर्स है एंड दूसरा एमीटर A2 एंड ये हमने क्या निकाला था बच्चों, ये हमने 12 ओम निकाला था और ये ऑलरेडी 12 ओम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसमें करंट कितना होगा, हमें वोल्ट का 6 वोल्ट। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा हमारे सर्किट का टोटल, वो होगा ये इसका इक्विवेलेंट 12 एंड ये 12। तो R टोटल कितना हो जाएगा, 24 ओम। अब आप ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल टू क्या होता है, IR। V हमें दे रखा है 6 एंड I हमें नहीं पता, R हमने निकाल लिया 24। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, I की वैल्यू 6/24 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0.25 एम्पियर। ओके, तो ये 0.25 एम्पियर करंट होगा इस रजिस्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 एमीटर में। तो क्या ये डिफरेंस होगा, तो आंसर होगा नहीं होगा बच्चों। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो सीरीज में है, ठीक है। तो करंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस इन करंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये देखो और वाला हमने कर लिया है, आप लोग ये ट्राई करना, देख लो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझाता हूँ, आप देख लो। ये भी आसान है, ये भी आसान है, तो हम ये ट्राई करते हैं, ये ज़्यादा इजी है और इसमें बहुत सारी चीज़ पूछ रहा है तो आपके काम आएगा। ओके, देखो एक कंपाउंड है A, जिसको रिएक्ट किया गया सोडियम मेटल के साथ, तो कंपाउंड B बनाया। ओके, तो A क्या होगा, तो आप जानते हो, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में। तो A हमारा क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करते तो सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड बनाता है ये। ओके, और इसमें क्या रहा है आगे, जब रिएक्ट करते हैं बी कंपाउंड बनता है और इससे गैस रिलीज होता है और बर्नर पे लगाते हैं तो पॉपअप साउंड करता है। तो वो गैस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं दूसरे पेज में। ये इजी होता है बच्चों, देखने में लगता है लंबा मगर होता है इजी है। तो इसके हिसाब से जो सिचुएशन दिया हुआ है हम उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक कंपाउंड है A और हमें मालूम चल गया इसको हाइड्रोजन निकलता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। इसको इथेनॉल बोला जाता है बच्चों। इसको रिएक्ट करेंगे हम सोडियम के साथ, तो ये हमें क्या देगा, सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड। तो CH3CH2OH और हमें देगा ये डाईहाइड्रोजन गैस। ओके, इसे कहा जाता है सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड बोला जाता है बच्चों, सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड। ओके, क्या ये बैलेंस है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और यहाँ पे सोडियम। ओके, यहाँ पे सोडियम को भी अटैच करना पड़ेगा हमें। ओ को हमने रिमूव कर दिया तो ये Na आएगा यहाँ पे। ओके, Na+। तो यहाँ पे हम इसको ट्वाइस कर देते हैं तो ये भी डबल हो जाएगा एंड इसको भी डबल करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है बच्चों। तो गैस हमारा निकल गया ये हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन गैस होगा और जो कंपाउंड हमारा जो होगा B जो होगा वो होगा सोडियम ऑक्साइड, ये होगा। तो साथ साथ लिखते भी जाते हैं जो इजी होगा लिखने में, CH3CH2ONA। ओके, ये हमसे रिलीज होगा ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, इतना हम कर चुके काम बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कंपाउंड A ऑन ट्रीट विद अल्कोहल C इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म द स्वीट स्मेल। तो ये स्वीट स्मेल मतलब कि आप इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को आपस में लगाते तो स्वीट स्मेल निकलता, तो ईस्टर बनता है। ओके, तो हमारा C क्या होगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इथेनॉइक एसिड को CH3COOH को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। तो ये क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया C। ओके, इथेनॉइक एसिड।
तो इसको एसिड से रिएक्ट करना पड़ता है हमें। आपने पढ़ा होगा ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, तो ये ऐसे और ये एरो देना पड़ेगा आपको। तो ये बनता है CH3C एंड डबल बॉन्ड O एंड CH2CH3 प्लस वाटर निकलता है। तो हमारा जो डी कंपाउंड होगा ये होगा बच्चों, जो स्वीट स्मेल करता है, इसी को हम कहते हैं ईस्टर, जो परफ्यूम बनाने के लिए काम आता है बच्चों। तो डी कंपाउंड हमारा हो गया ये, सी कंपाउंड हो गया ये, साथ साथ लिखते जाते हैं। सी जो होगा हमारा इथेनोइक एसिड होगा, एंड डी जो होगा हमारा ईस्टर होगा, CH3C CH2 CH3 एंड ओ। ओके, ये हमारा डी हो गया, बी हो गया, और ये हमें मालूम चल गया ए क्या है हमारा, इथेनॉल है। ए हमारा हो गया CH3 CH2 OH। ओके, तो हमें सब मालूम चल गया A B C D, और हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा था बच्चों। ऐसे क्वेश्चन देखने में कठिन लगता है मगर होता है ईजी है। तो A B C D बन गया। तो इसमें एक और पार्ट है, ऑन एडिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू डी गिव्स B and C। ओके, तो इसमें कह रहा है कि अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाएगा रिएक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, B और C मिल जाएगा। अगर D को रिएक्शन किया जाएगा, मतलब कि ईस्टर को रिएक्ट करेंगे तो। ओके, तो ईस्टर आपने पढ़ा होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने क्या किया, एक बार और ईस्टर को रिएक्ट कर देते हैं। CH3 COO C2H5, इसको NaOH से रिएक्ट कर दिया हमने। तो ये हमें क्या दे देगा, C2H5OH, ये हमें इथेनॉल दे दिया, प्लस CH2COO Na। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक बार पढ़ लो फिर आपको समझाता हूँ मैं। The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. In asexual reproduction, single individual parent produces offspring without the involvement of gametes. The method common means of increasing the offspring rapidly under the favorable condition. Asexual reproduction occur mostly unicellular organism, some plant and certain simple multicellular organism. ओके, तो ये स्टेट में ऐसे ही बच्चों, आपके पास नॉलेज होगा तभी आप कर सकते हो। ओके, कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन और आल्सो नेम द डिजीज कॉज बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेट ओरिएंटेशन कभी भी होगा, कभी भी आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसका नाम होता है लेशमेनिया। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म जो होता है डेफिनेट ओरिएंटेशन में रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का बाइनरी फ्यूजन से, उसे लेशमेनिया बोला जाता है। ओके बच्चों, तो पहले का आंसर है 37 का, फर्स्ट का लेशमेनिया, LEISHMANI, लेशमेनिया। और डिजीज जो होता है इसी कारण, डिजीज जो होता है उसको कहा जाता है लेशमेनियस, LEISHMANISIS, लेशमेनियस। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन है leaves of bryophyllum when they fall on the soil develop into new plants whereas the banana leaf will not able to do so। तो इसके पीछे कारण ये है कि इसके पत्ते गिरते हैं और इसको सही मॉइस्चर मिल जाता है, दोबारा एक नया पौधा इंडिविजुअल बन जाता है। उसके पीछे कारण है इसके बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में कई सारे नोचेस होते हैं तो ईजिली सॉइल से अटैच हो जाते हैं, मगर बनाना में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर नोट्स नहीं होते बच्चों, सॉरी बर्ड्स नहीं होता। तो यही रीज़न होता है। ओके, एंड एक्सप्लेन द हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग कैसे, तो हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड्स निकलता है और स्मॉल आउटग्रोथ होता है और वही दोबारा डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ओके, देखो बच्चों, सेकेंड समझा दिया आपको, थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें होता है क्या, बडिंग होता है इन हाइड्रा। स्टेप क्या होता है बच्चों, पहला स्मॉल आउटग्रोथ होता है नोचेस के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, दिस
आउटग्रोथ डेवलप्स into a new individuals। ओके, तो बच्चों ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से दिया हुआ है, तो जो इजी है हम वो करते हैं बच्चों। ओके, तो एक ये दे रखा है हमें 38 का, और ये डायग्राम दिया हुआ है। पहले एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ मैं। Electrolysis water popular method used to different application in various industry. The electrolysis water mainly carried out the yield a pure hydrogen and oxygen gas. It involved the passing the electric current through the water, which resulted decomposition of water into hydrogen, oxygen, pure water, and poor conductive electricity. Sulfuric acid is added to water so that conduction of the water increases and make the reaction faster. To set up electrolysis given below, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आप देख लो एक बार, फिर आपको समझाता हूँ मैं। देखो जो ये प्रोसेस है, ये हमारा कैथोड रॉड है और ये हमारा एनोड रॉड है। तो जब हम ऐसा सेटअप करते हैं और सल्फ्रिक एसिड को यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को निकालने के लिए। ओके, तो कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है और यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है बच्चों। अब क्वेश्चन प्रति किताब में क्या दिया हुआ, तो इसमें कह रहा है नेम द गैस वुड इवॉल्व एनोड कैथोड, तो मैंने लिख दिया वाइज वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल मेथड। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो वाटर में जानते हो कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन देता है। सीधा सा रीजन, अगर ये डिसोसिएट होता है बच्चों, तो ये कैसे टूटता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इस तरीके से ब्रेक होता है ये। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमें 2 हाइड्रोजन देता है, क्योंकि वाटर से हम इसको ब्रेक करते हैं। सिंपल सा रीजन है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व द कैथोड एंड एनोड, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कैथोड में यही गैस होता है और एनोड में ऑक्सीजन ही होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर आप कोई बर्नर लेके आओगे तो पॉप साउंड करेगा। ओके, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। और यहाँ पे कोई भी जलता हुआ स्टोव लगोगे तो उसका क्या होगा कि उसका फ्लेम की जो लाइट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको मोर ऑक्सीजन मिलेगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि इससे हमेशा ऑक्सीजन निकलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये हमें कुछ सेटअप दिया हुआ है लेंस का, कैंडल का एंड इमेज का। ये एक स्क्रीन है। ओके, ये पोजीशन दिया हुआ है। अब सिंपल हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये। ओके, हमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी मर्जी ये करना ये करना है। ओके, देखो बच्चों, व्हाट पोजीशन है इमेज फॉर्मेट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे सबसे लगा पोजीशन ऑफ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, ये होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट 80 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे आप जानते हो लेंस में क्या था फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए और इमेज डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको u चाहिए तो ये पोजिशन ऑफ स्क्रीन कितना दे रखा है हमें, 80 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर रखा हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो ये माइनस कर दो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकल जाता है ये, तो 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है, तो एक्सिस के हिसाब से u क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। ओके, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। u हमारा क्या होगा बच्चों, माइनस नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा फ्रंट में रखा जाता है। ओके, और इमेज जो बनता है हमेशा बिहाइंड द लेंस बनता है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर। और मिरर का फार्मूला क्या है, सॉरी लेंस का फार्मूला भी आपको बताया था मैंने। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। इसको पुट कर देते हैं हम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/30। इसको सॉल्व करें 2/30, तो ये 15 आ जाएगा बच्चों। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/15। और इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से, तो क्या आ जाएगा f की वैल्यू
15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया बच्चों लेंस का। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो डेफिनेटली आपको बोर्ड में हेल्प मिलेगा इससे, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा जो हम नया वीडियो बना सके, क्योंकि बच्चों इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। ओके, धन्यवाद बच्चों देखने के लिए वीडियो।